हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ज्ञान संगम के यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ गए हैं केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय को लेकर, जो कि है विलयन यानी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि सर विलयन किसे कहते हैं। तो हमने मिश्रण पढ़ा है। मिश्रण हमारे दो तरह के होते हैं, समांगी और विसमांगी। तो दुनिया में जो भी समांगी मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विलय। यानी कि जिसकी मात्रा कम हो उसे कहते हैं सॉल्यूट, जिसकी मात्रा अधिक हो उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिला के क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन यानी विलयन। अब मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। तो 2 kg हमने चीनी ले लिया और उसमें 100 ग्राम क्या मिला दिए? जल। 100 ग्राम हमारे पास जल है और 2 kg क्या है? चीनी है। तो बताइए कि इसमें विलय कौन है और विलायक कौन है? मेरे ख्याल से आप इस बात को सोच पा रहे होंगे कि जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो विलय है। और आप ये आंसर कर रहे होंगे कि सर चीनी जो है वो विलायक है और जो सर जल है वो क्या है? विलय है। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या है? गलत। सबसे पहले तो यहाँ पर समांगी मिश्रण बनेगा ही नहीं। अगर समांगी मिश्रण नहीं बन रहा है तो फिर ये कैसे हो जाएगा विलयन? समांगी मिश्रण ही विलयन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे विलयन नहीं बना, इसलिए ना तो यहाँ विलायक होगा ना विलय होगा। अब हमने समझा कि विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। यहाँ एक और बात समझिएगा, विलयन में अवयवी कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। विलयन के जो अवयवी कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है न। 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच कोलाइड विलयन के अवयवों का आकार होता है। तो एक बात याद रखिएगा, पूछेगा विलयन किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे? विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है जिसके अवयवी कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब देखिए, विलायक के रूप में सबसे अधिक जल यानी H2O का उपयोग किया गया है। तो H2O को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एक टॉपिक आता है सांद्रता पद। लेकिन हम एक और बात आपको बता देते हैं, जैसे कि विलयन में तो 2 ही पदार्थ नहीं, 2 से अधिक भी पदार्थ घुल सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में जो विलयन हम लोगों को पढ़ना है वो है द्विअंगी विलयन, अर्थात जिसमें 2 ही पदार्थ हो, एक विलय और दूसरा विलायक। तो हमें यही दोनों चीज़ पढ़ना है, तो इसी दोनों चीज़ को पढ़ेंगे। अब सांद्रता के पद क्या होता है? तो सांद्रता पद से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार विलय जो है विलयन में घुला हुआ है। विलय किस प्रकार विलयन में घुला है, इस चीज़ का पता हम लोग कैसे लगाते हैं? सांद्रता से। वैसे तो बहुत सारे सांद्रता पद हैं, परसेंटेज मास अपॉन मास, परसेंटेज मास अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, पर वो सब हमें नहीं पढ़ना है। ppm, ppb ये सारे हैं। हमको ये 3 वो चीज़ पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मोलरता, मोललता और मोलांश या फिर मोल प्रभाव। यहाँ आप तीनों में एक चीज़ जो कॉमन देख पा रहे होंगे वो क्या है? वो है मोल। और मोल क्या होता है? जैसे देखिए, कोई भी केला खरीदता है तो कहता है 1 दर्जन केला दीजिए। तो 1 दर्जन केला में कितना आता है? 12 गो। हल्ला क्या करे के? तो वैसे ही अगर बोला जाए 1 मोल, तो 1 मोल बोला जाएगा तो 6 गुना 10 का पावर 23, या अगर एग्जैक्ट बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 किसी भी चीज़ को कहते हैं 1 मोल। और 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है, जना आप जानते होंगे कि सोडियम है, तो सोडियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम। या अभी इसको मिटाने के बाद हम 1 से 20 तक के तत्वों का जो 1 मोल का द्रव्यमान है वो हम आपको बता देंगे। 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे हमको पता है 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम होगा, और हमको बोला कि रे बताओ 46 ग्राम सोडियम है तो कितना मोल सोडियम है? तो हम कहेंगे कि भाई मोल अगर हमको निकालना है तो पहले जो दिया गया
द्रव्यमान है उसको, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो 1 मोल का द्रव्यमान है यानी मोलर द्रव्यमान उसके से भाग देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 46 ग्राम और 1 मोल का होता है 23 ग्राम, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 2। तो कहेंगे 46 ग्राम में कितना मोल सोडियम है, तो 2 मोल सोडियम है। फ़िलहाल मोल की बात हम लोग कर लिए, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। मोल की बात हम लोग अभी जस्ट करेंगे, अभी परिभाषा तो समझ गए लेकिन इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। उससे पहले ये जो टॉपिक लिख रखे हैं इसको बता देते हैं, तब उसको बताने में क्या होगा, सहूलियत होगा। बोर्ड छोटा है इस वजह से। देखिए विलयन के प्रकार के बारे में भी कई बार सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर 2 नंबर में पूछता है ठोस विलयन का उदाहरण क्या है। तो देखिए विलयन जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसका विलायक ठोस हो उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन का विलायक ठोस होगा, विलय ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार द्रव विलयन का विलायक ठोस होगा, जो विलय है ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे ठोस विलयन में देखें तो ठोस विलयन का पहला उदाहरण है मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे सोना जो है वो किससे, कॉपर और चांदी से मिलकर बना होता है। मतलब सोना बना नहीं होता है, बेसिकली सोने का जो आभूषण हम लोग बनाते हैं उसमें सोना, चांदी, कॉपर ये सब मिलाते हैं। तो सोना, चांदी और कॉपर ये सब आपस में मिलके क्या बना, मिश्र धातु। तो 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में जो मिली होती है वो ठोस में ठोस प्रकार का, जितना भी मिश्र धातु है सब समांगी मिश्रण होता है, तो विलयन है। अब विलयन में किस प्रकार का है, तो ठोस में ठोस प्रकार का क्या है, विलयन है। दूसरा है अम्लगम। अम्लगम क्या होता है, किसी भी धातु को जब हम लोग किसके साथ, पारा के साथ घुला देते हैं, ध्यान रखिएगा पारा में एगो सोने नहीं घुलता है, बाकी सब घुल जाता है, तो सब अपना अम्लगम बनाता है। मुख्य रूप से हम लोग सोडियम के अम्लगम का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। तो पारा आपको पता है द्रव अवस्था में रहता है और सोडियम क्या है, ठोस। तो ये जो है ठोस में द्रव प्रकार का क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। और तीसरा है पैलेडियम धातु में कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ धातु क्या है, ठोस, और ये गैस, तो ये ठोस में गैस प्रकार का मिश्रण है। तो ठोस विलयन हमारे कितने तरह के हो जाते हैं, 3। ठोस ठोस प्रकार का, ठोस द्रव प्रकार का और ठोस गैस। ठोस ठोस प्रकार का क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। ठोस द्रव प्रकार का अम्लगम हो जाएगा, और ठोस गैस प्रकार का पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस। वैसे ही द्रव विलयन हमारा 3 तरह का होगा। एक होगा द्रव में द्रव, तो द्रव में एक होगा द्रव में ठोस, तो जल में ग्लूकोज मिला देंगे तो ये किसका विलयन होगा, द्रव में ठोस। द्रव में द्रव का हो जाएगा, जल में अगर अल्कोहल या इथेनॉल मिला देंगे, जिसको दारू भी बोलता है, दारू मिला के पीता है ना, तो ये क्या हो जाता है, द्रव में द्रव। और हमको पता है कि जल में घुले जो जीव होते हैं वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के क्रिया में। तो जल में जो वो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होता है, वो हो जाता है द्रव में गैस का मिश्रण, या फिर कहें विलयन। अब गैस विलयन क्या होगा, तो नाइट्रोजन गैस में कपूर को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गैस ठोस विलयन। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को मिला देंगे, इसका सूत्र याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है, ब्रोमोफॉर्म का CHBr3 हो जाएगा, आइडोफॉर्म का CHI3 हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का विलयन हो जाएगा, हमारा गैस में द्रव प्रकार का विलयन। और नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस ये सब हवा में होते हैं, तो ये क्या होते हैं, गैस में गैस प्रकार के विलयन होते हैं। अब यहाँ है एक संतृप्त विलयन। अगर सामान्य ताप पर किसी विलयन में विलय की बहुत अधिक मात्रा घुला दी जाती है तो उससे जो हमारा विलयन तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। और अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी विलयन में विलय की कम मात्रा घुली होती है तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। लेकिन ले सैतालीय के अनुसार अगर किसी विलयन के ताप को बढ़ाएं तो उसमें विलय की और अधिक मात्रा घुली जा सकती है। तो अगर मान लीजिए तापमान बढ़ा के बहुत अधिक मात्रा घोल दिए तब जो हमारा विलयन तैयार होगा उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अति संतृप्त विलयन। आपसे पूछा जा सकता है ले सैतालीय का नियम क्या है, तो कहिएगा किसी विलयन में अगर ठोस को घुला रहे हैं तो विलयन के तापमान को बढ़ाने से ठोस की घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं ले सैतालीय का नियम। अब हम लोग इसको डील करते हैं मोलरता और मोलांश को।
तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक मोल में किसी वस्तु का कितना मतलब संख्या हो सकता है, तो 6.022 इंटू 10⁻, और 10⁻23, और एक मोल का जो द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का उसको हम लोग कहेंगे मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। हालांकि मोलरता को भी कैपिटल M से लिखते हैं, मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं, और इसको क्या x से लिखते हैं, जिसको काई पढ़ा जाता है। तो एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। इसको भी किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर मोल हमको निकालना है द्रव्यमान से, तो दिया गया द्रव्यमान अब बटे में मोलर द्रव्यमान, ये वाला सूत्र हम लोग लगाते हैं द्रव्यमान। तो ये वाला सूत्र को ही हम लोग मोल को लिखते हैं स्मॉल n से, दिए गए द्रव्यमान को स्मॉल w से, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से। तो हमारा सूत्र निकल के आता है n = स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। जैसे सुनिए, जैसे हमको दिया हुआ है, अभी जैसे एग्जांपल लिए थे 46 ग्राम सोडियम, इसमें मोल का संख्या निकालना है, तो क्या कहेंगे, n = स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। अब इसके लिए सोडियम के लिए हम लोग कैपिटल M यानी मोलर द्रव्यमान जानते हैं कितना होता है, 23 ग्राम। तो n = क्या हो जाएगा, दिया गया है 46 ग्राम, तो W है 46 और ये है 23 ग्राम, तो कट के कितना आएगा, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सोडियम के, तो 2 हो जाएंगे। इस प्रकार हम मोल निकाल सकते हैं। अब सुनिए, अब अगर हमसे परिभाषा पूछे कि भाई मोलरता क्या है, मोलरता क्या है और मोलांश क्या है, तो इसको इस प्रकार परिभाषित करेंगे, कहेंगे 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो मोलरता कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, n/, आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, भी से लिखते हैं। भी किस में लेना है, इन लीटर यानी इन L, और स्मॉल n क्या है भाई, तो स्मॉल n क्या है, मोल की संख्या है विलय का। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको n * 1/v तो लिख सकते हैं। अब सुनिए, n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w बटा कैपिटल M, क्योंकि n क्या था, मोल था, तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। और v को अगर हम किस में ले लें, ml में ले लें, तो ऊपर में हमको 1000 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मोलरता का सूत्र हमारा क्या बन के आता है, मोलरता का सूत्र आ जाता है कैपिटल M = स्मॉल m बटे कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड्स अपॉन v। यहाँ पर जो v है वो क्या है, इन ml यानी कि मिलीलीटर में है। तो ये हमारा क्या हो जाता है भाई, तो ये हमारा मोलरता हो जाता है। अब मोलरता क्या कहता है, तो मोलरता कहता है 1 kg विलायक में, वहाँ विलियन था तो यहाँ क्या हो जाएगा, विलायक, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता। तो यहाँ स्मॉल m = क्या हो जाता है, w अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन क्या, कैपिटल W। यहाँ कैपिटल W क्या है, विलायक का द्रव्यमान किस में है, इन ग्राम यानी ग्राम में। अब इस दोनों में एक अंतर है, चुप नहीं करल जाए छो। तो अब हम लोग देखते हैं मोलांश को। तो मोलांश को जब हम देखते हैं तो देखिए, अगर एक विलियन है तो मान लीजिए विलियन में विलय क्या है, विलय है B, और विलायक क्या है, विलायक है A, ठीक है। तो विलियन जो हमारा बनेगा, विलियन यानी सॉल्यूशन, वो क्या होगा, B और A से मिलके बनेगा। तो हम लोग जो मोलांश निकालते हैं वो दोनों का निकाल सकते हैं। XA अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है A यानी विलायक का मोलांश। तो देखते हैं कि विलियन में विलायक का कितना मोल है और विलियन में कुल मोल कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए विलय के मोल को हम लोग स्मॉल n B से लिखते हैं और विलायक के मोल को स्मॉल n A से लिखते हैं। तो विलियन का कितना हो जाएगा, स्मॉल n A स्मॉल n B, ये हो जाएगा कुल मोल। तो हम लोग मोलांश को कैसे परिभाषित करते हैं,
विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मूल एवं विलयन में उपस्थित कुल मूल के अनुपात को उस अवयव का क्या कहते हैं, मूलांश कहते हैं। जैसे अगर हमको विलायक का निकालना है तो विलायक का मूल बटे विलयन का मूल। अगर हमको निकालना है विलय का तो क्या हो जाएगा, विलय का मूल अपॉन विलयन का मूल। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि विलयन में उपस्थित कुल अवयव का जो मूलांश का योगफल होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। इसको आप जोड़ करके काट भी सकते हैं, काटिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये भी याद रखिएगा। और एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जिस भी चीज़ में लीटर यानी द्रव्यमान वॉल्यूम आता है, आयतन, वो तापमान पर निर्भर करता है। तो जो मोलरता है वो तापमान पे निर्भर करता है, लेकिन जो मोलरता है वो तापमान पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा चीज़ है जो तापमान पे निर्भर करता है, क्या कहिएगा, मोलरता। क्या चीज़ तापमान पे निर्भर नहीं करता है, तब क्या हो जाएगा, मोलरता। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। नियम वगैरह हैं, जैसे हेनरी का नियम है, ऐसे करके कुछ नियम हैं। अच्छा, अभी मैं वन शॉट की तरह वीडियो को बना रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि अगर मैं पार्ट वाइज भी बनाता हूँ तो बहुत छोटा वीडियो होता है, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाह रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। नहीं तो चैप्टर को तो बहुत डिटेल में हम पढ़ाते हैं, एक न्यूमेरिकल के साथ। बट बिहार बोर्ड में उतना न्यूमेरिकल आता नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम तो बेसिकली आप लोगों ने सोडा वाटर तो पिया ही होगा, यानी कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला वगैरह। तो उसमें क्या होता है ना कि बोतल जो होता है हमारा, बोतल को जब हम खोलते हैं तो कुछ गैसें निकलती है, उस गैस को कहते हैं CO2। ये CO2 और अंदर में क्या होता है, जल। तो देखिए जल जो है वो क्या है, द्रव है, और CO2 क्या है भाई, तो ये क्या है, गैस है। तो जब भी हम द्रव में गैस को घोलना चाहते हैं तो द्रव के ऊपर दबाव लगाते हैं, उस दबाव को कहते हैं आंशिक दाब। द्रव के ऊपर जो दबाव, मान लीजिए अभी ये गैस जो है, मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है, और इस लिक्विड में जो गैस हम घोल रहे हैं वो गैस CO2 ना हो के क्या है, A गैस है। तो A पर हम क्या लगाएंगे, आंशिक दाब लगाएंगे। दाब को प्रेशर P से लिखते हैं, तो क्या लिख दिए, P। तो जितना ज़्यादा दबाव हम लगाएंगे उतना ज़्यादा वो गैस क्या होगा, द्रव में घुलेगा। घुलनशीलता को यहाँ हम लोग मानते हैं मूलांश। घुलनशीलता को हम क्या मानते हैं, मूलांश। और A का मूलांश क्या हो जाएगा, XA। इसका मतलब है कि PA का मान बढ़ने से XA क्या होगा, बढ़ेगा। यही सेम चीज़ कौन बोले थे, सेम चीज़ कौन बोले थे, हेनरी साहब बोले थे। हेनरी साहब बोले थे कि भाई अगर द्रव में हम गैस को घोलते हैं तो द्रव के ऊपर जितना आंशिक दबाव लगाएंगे द्रव उतना ही अधिक जो है उस विलयन में घुलेगा। यानी द्रव की घुलनशीलता या मूलांश जो है उस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होगा। अगर कम दाब लगाइएगा तो कम घुलेगा, जाहिर सी बात है भाई, गैस को जितना कम दबाओगे उतना कम घुलेगा। तब न उसको अगर हम खोलते हैं तो दाब घट जाता है, तो घुलनशीलता घट जाती है, तो वो बाहर निकल जाती है। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि PA जो है वो समानुपाती है किसके, XA के। यानी A पर लगाया गया आंशिक दाब A की घुलनशीलता या मूलांश के समानुपाती है। जहाँ A कोई क्या है, गैस है जो किसी द्रव में घोला जा रहा है, ठीक है, गैस इन लिक्विड। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि यहाँ से इक्वल टू का साइन देते हैं तो एक स्थिरांक आता है KH। ये जो KH स्थिरांक है इसको हेनरी नियतांक कहते हैं या फिर हेनरी कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है, हेनरी नियतांक। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए V बराबर IR तो आप पढ़े ही थे ना, V समानुपाती I होता है, और जब क्या होता है समानुपाती का चिन्ह हटता है तो R एक कांस्टेंट आता है। तो इसका एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं कि अगर इधर V है इधर I है तो बीच में एक सरल रेखा होगा जो कि किसको दिखाएगा, R को। तो इसको भी आप सरल रेखा में बता सकते हैं। इसको आप क्या मानिएगा, y अक्ष पर, तो ये क्या हो जाएगा PA, और ये क्या हो जाएगा XA, और बीच में जो सरल रेखा आएगा वो क्या आएगा, KH आएगा। तो ये किसका ग्राफ है, हेनरी का। अगर 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि भाई हेनरी का नियम क्या है, तो कहिएगा
हेनरी के नियम के अनुसार अगर किसी द्रव में गैस को घुलाते हैं तो गैस के ऊपर जितना दबाव या आंशिक दाब लगाया जाता है गैस उतना ही अधिक विलयन में घुलता है। अर्थात अगर ए गैस को किसी द्रव में घुलाएं तो PA समानुपाती XA। PA बराबर क्या हो जाएगा KH XA, जहाँ KH क्या होगा हेनरी नियतांक, और ये ग्राफ बना दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। इसी का मान लीजिए उपयोग पूछेगा कि भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसके उपयोग को भी आप बता सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो देखिए कोल्ड ड्रिंक में यानी सोडा वाटर में होता है। उसके बाद गोताखोर का मतलब हुआ कि जो समुद्र में पनडुब्बी वाला काम जो करता है, तो वो देखिएगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, तो जितना नीचे जाता है तो ऊपर से दाब उतना द्रव का दाब उस सिलेंडर पे पड़ता है, उस गैस पर पड़ता है, तो वो उतना अधिक उसके बॉडी में घुलने लगता है। बॉडी में ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन घुलने लगता है, तो क्या होता है कि उसके मतलब जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट जहाँ लिगामेंट्स होते हैं 2 हड्डियों के बीच, उसमें पेन होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए स्विमिंग करके आएगा तो बहुत उसको दर्द करता है। तो गोताखोरों के द्वारा समुद्र की गहराई में जाने पर, या फिर इसमें ये कह सकते हैं कि गोताखोर के सिलेंडर में अक्रिय गैस मिला दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ, ताकि वो जो है घुले तो उतना शरीर के साथ रिएक्ट नहीं करे तो दिक्कत नहीं हो, ब्लड में घुल जाएगा वरना। सोडा वाटर आप समझ ही गए, कोल्ड ड्रिंक जिसको शीतल पेय पदार्थ कहते हैं। तीसरा, पहाड़ों पर जाने पर सांस लेने में जो दिक्कत होता है, सांस लेने में कठिनाई का सामना जो होता है, वो क्या कठिनाई होना, ये भी किसके कारण हो रहा है, हेनरी के नियम के कारण ही। गोताखोरों के सिलेंडर में अक्रिय गैस का घोलना किसके कारण हो रहा है, तो हेनरी। तो ये क्या हो गए, हेनरी के नियम के एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग हो गए। अगले क्लास में हम लोग राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। फिर राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन 2 तरह के होते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन, उसको अच्छे से डील करेंगे। उसके बाद समपराशरी विलयन एक हम लोग पढ़ेंगे, और तब पढ़ेंगे अनुषंग गुणधर्म जो कि 4 हैं, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। और उसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हाँ, चूँकि आज मैं अपने कोचिंग में नहीं हूँ, घर पे ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जिस वजह से हो सकता है कि आपको कोचिंग की तुलना में यहाँ कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ मिल रहा हो। और एक और बात है कि यहाँ मैं थोड़ा कम बोल पा रहा हूँ क्योंकि आसपास में मम्मी लोग हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है।